हेलो दोस्तों, स्टूडेंट मंथन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम जो इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो या टॉप लेवल की जो हमारी एग्ज़ाम होती है यूपीएससी हो, अगर इन सब में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपने देखा होगा कि जो जनरल स्टडीज़ होती है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन सब चीज़ों को क्या है ना, रटना इतना मुश्किल होता है कि आप अभी रटोगे, सम कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे। तो ये रट रट के काम नहीं चलने वाला है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप आपकी जो है ना बेसिक नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके आप इन सब एग्ज़ामों को क्लियर कर पाओगे आगे जाके। तो अपनी बेसिक स्ट्रांग नॉलेज आप यहाँ से स्ट्रांग कर सकते हैं। और क्या है कि आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू देखा होगा। उन लोगों ने हमेशा आपको बोला होगा या लोगों को बोलता है कि क्या प्रेफर करना चाहिए, तो हमेशा वो बोलता है कि एनसीईआरटी की बुक जो है ना, जो क्लास 6 टू क्लास 10 है, उन बुकों को ही रेफ़र करना चाहिए, वहीं से सारी क्वेश्चंस आती है। ठीक है। तो वो लोग इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी में जितनी भी नॉलेज या जानकारी दी गई है, लिखी गई है, वो बिल्कुल ही सटीक होती है और बिल्कुल ही सही होती है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी की बुक को ही समराइज करके पढ़ लें, तो जो 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 कि जल्दी जल्दी अगर हो जाए तो एक भी क्वेश्चन हमसे छूटेगी नहीं और बार बार रटना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ रट लिया आगे जाके भूल गया। उन सब से निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया है कि बुक को स्टडी करो। आप चाहे किसी भी रूप में करो, आप वीडियो के रूप में बुक को स्टडी कर लो चैप्टर बाय चैप्टर, या उसको अगर खुद से पीडीएफ में पढ़ सकते हो या बुक लेके पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी बात है। तो आज के वक्त में टाइम उतने लोगों के पास नहीं होती कि बैठ के बुक पढ़ते रहे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक समराइज बना के जल्दी जल्दी बोल दूँ या समराइज कर दूँ, ताकि आपको बैठ के उतना 2 घंटे टाइम वेस्ट ना करना पड़े एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे आपको चैप्टर की समराइज कर दूंगा। आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ, क्लास 6 की हिस्ट्री की पहली चैप्टर लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, जो क्लास 6 की पहली चैप्टर है हिस्ट्री की, एनसीईआरटी बुक की। तो हमारे इस बुक की जो नाम है, हिस्ट्री की बुक की जो नाम है, हमारे अतीत पार्ट 1। हमारे अतीत मतलब आवर पास्ट, हमारे पास्ट जो है उसके बारे में बताया गया, ये पार्ट 1 है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 11 चैप्टर्स हैं। तो हम इन चैप्टरों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और एक दिन में एक वीडियो में मैंने सोचा है कि बस सिर्फ एक चैप्टर ही करेंगे और उसको अच्छे से करेंगे, ताकि पढ़ने में आप लोग का मन लगा रहे और आगे पढ़ाई कंटिन्यू रहे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर जो है यहाँ हिस्ट्री की, इसमें दिया गया है क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या दिया गया है कि एक रसीदा का सवाल है। रसीदा क्या है, अचानक से एक पेपर पढ़ती है, तो पेपर में कहीं उसे लिखा मिलता है कि 100 साल पहले। तो वो फिर बैठ के सोचने लगती है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे होंगे लोग। इन सब चीज़ों के बारे में उसके मन में सवाल आने लगे। तो ये तो रही क्वेश्चन, और आगे पता करते हैं कि कैसे है, बुक में क्या दिया गया हो। तो पहला है टॉपिक हमारा कि कैसे पता लगाएं, मतलब कल जो हुआ या अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में कैसे पता लगाएं। तो इसमें दिया गया है कि कल क्या हुआ है, मतलब यस्टरडे क्या मतलब बीत गया है, वो हम लोग कैसे जान सकते हैं। या तो रेडियो से सुन सकते हैं समाचार के रूप में, या टेलीविज़न देख सकते हैं, टीवी में न्यूज़ दिखाते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यहाँ से कल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बट क्या है, पिछले साल क्या हुआ इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो पिछले साल क्या हुआ इसकी जानकारी किसी वैसे व्यक्ति से मिलेगी जिसको कि उस समय की याद हो, मेमोराइज हो उस चीज़ की, उस घटना के बारे में उसे याद हो, उसे पता हो। तो वहाँ से हम लोग
ये जान सकते हैं कि पिछले साल कैसा क्या हुआ था, ठीक है। और ये अगला टॉपिक दिया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग क्या है कि अतीत के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेटक जो होता है शिकारी हो गया, पशुपालक जो पशु को पालते थे, किसान हो गया, राजा हो गया, बिजनेसमैन हो गया, पंडित हो गया, शिल्पकार जो पत्थरों पे डिजाइन का काम करते थे, आर्टिस्ट हो गया, संगीतकार हो गया, सिंगर या साइंटिस्ट हो गया, उसके जीवनी के बारे में या उसके जीवन के रहन सहन के बारे में जानकारी हम लोग पा सकते हैं हिस्ट्री के माध्यम से। और इतना ही नहीं, हम लोग क्या है उस समय बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, कौन से गीत गाते थे, कौन से नाटक देखते थे, ये सब भी जान सकते हैं, ठीक है। और आगे का टॉपिक दिया है कि लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे मैप दिया गया है, एक मैप दिया गया, उसमें बताया गया नर्मदा नदी के तट के आसपास के वाले एरिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा दूँ नर्मदा नदी कहाँ है। तो नर्मदा नदी देखिए, ये रहा नर्मदा नदी। तो यहाँ इस टॉपिक पे दिया गया है कि नर्मदा नदी के आसपास वाले जो एरिया है ना, तट वाले जो एरिया है, वहाँ पे जो लोग रहते थे उसमें क्या है कि कुछ लोग जो है कुशल संग्राहक थे, कुशल मतलब एक्सपर्ट थे कोई भी चीज़ को स्टोर करने में, चाहे वो जंगल से लाए गए हो, पेड़ पौधे हो, या फल हो, जड़ हो, या बीज हो गया, ठीक है। उन सब चीज़ों को वो लोग संग्रह करने में, स्टोर करने में एक्सपर्ट हुआ करते थे, ठीक है। और वो लोग क्या है ना शिकार भी करते थे, ठीक है। ये तो हो गया नर्मदा नदी के किनारे वाले एरिया के आसपास की कहानी, ठीक है। शायद ये लोग बहुत लाख साल पहले यहाँ रहते थे, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि देखिए उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए ये किरथर है पहाड़, ये सुलेमान की पहाड़ी है, मैप में देखिए दिख रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। इस एरिया के बारे में बोलता है कि लगभग 8000 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उगाया गया था, ठीक है, उगाना आरंभ किया गया था, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या है ना भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु को पालना भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। और लोग क्या है गांव में रहते थे। ये हो गया इस एरिया के बारे में, उत्तर पश्चिम जो है मैप में तो आपको पता है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम हमारा इस एरिया को कहते हैं, ठीक है। और अगला बताता है कि उत्तर पूर्व हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हुआ पूर्व। तो इस एरिया में जो हो गया ये उत्तर पूर्व हुआ। उत्तर पूर्व और मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ, देखिए मध्य भारत में जो है बिंद की पहाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही है, मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो दोनों एरिया है ना, उत्तर पूर्व में जो नॉर्थ ईस्ट में गारो, और मिडिल इंडिया में जो है मध्य भारत में जो बिंद की पहाड़ी वाले आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ पे सबसे पहले क्या है ना कृषि का विकास होना मतलब कि स्टार्ट हुआ था, डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का, ठीक है। और क्या है बिंद के उत्तर वाले जो स्थान है ना, ये बिंद का जो पहाड़ी है इसका उत्तर वाला एरिया, ये सब एरिया यहाँ पे बोलते हैं कि सबसे पहले चावल उगाया गया था, ठीक है। और आगे दिया गया है कि मानचित्र में सिंधु घाटी और इसकी सहायक नदी, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। सहायक नदी क्या है आपको बता दूं, सहायक नदी उसको बोलते हैं जो छोटी छोटी नदियाँ जो कि बड़े नदियों में मिलती है, तो छोटे छोटे नदियों को सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। जैसे गंगा में छोटी छोटी नदी जो मिलेगी तो छोटी छोटी नदी को बोलेंगे गंगा की सहायक नदी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदी के बारे में बताया गया है कि लगभग 4700 वर्ष पहले क्या है इन नदी के किनारे आरंभिक जो है ना नगर बसाए गए थे। शुरू में जो है नगर फले फूले थे, यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था नगर, जो टाउनशिप वाला जो चीज़ें होती है ना, यहाँ पे मतलब फला फूला था, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट है कि गंगा और इसकी सहायक नदी, जो गंगा वाला एरिया है, ठीक है, और उसके सहायक नदी वाला एरिया जो है वहाँ पे साथ में समुद्र तटवर्तीय इलाकों में भी जो नगर का जो विकास कब हुआ, ये 2500 वर्ष पहले हुआ। सोचिए कितना टाइम लग गया इन लोग को यहाँ से यहाँ सिंधु से गंगा नदी वाले एरिया में आने में, लगभग 2200 वर्ष लग गए इसके इधर आने में, ठीक है। तो आज से 2500 वर्ष पहले गंगा नदी के किनारे वाले एरिया में नगर बसा,
आज से 4700 वर्ष पहले जो है सिंधु नदी के किनारे वाले एरिया में है नगर बसा था। ठीक है, ये देखिए सिंधु नदी यहाँ पे है, मैप में आप देख सकते हैं, और ये गंगा नदी यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। आगे दिया है गंगा नदी और इसके सहायक नदी जो सोन नदी। देखिए गंगा नदी है, इसके बगल में जो है सहायक नदी जो है इसकी सोन नदी। ठीक है, तो बताया गया गंगा के दक्षिण में जो इन नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र जो था ना, ये थोड़ा गंगा नदी के आसपास वाला जो दक्षिण का जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता था, मगध एरिया कहलाता था, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मगध जो है बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, शासक जो है बहुत शक्तिशाली थे, विशाल राज्य ये लोग स्थापित करके रखे हुए थे। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो माना जाता है कि प्राचीन जो है सबसे प्राचीन जो राज्य है वो मगध को माना जाता है। ठीक है, और देखिए आगे बताता है लोगों की यात्रा के बारे में कि लोग उस समय भी यात्रा किया करते थे। उस समय की हालांकि हिमालय भी उस समय था, पहाड़ पर्वत रेगिस्तान नदी सब था उस समय, और भी रिस्क होता था कि उसमें गाड़ी भी नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थी, हवाई जहाज भी ना, ट्रेन ना, बस, कुछ भी नहीं था। उस समय लोग यात्रा किया करते थे जानवरों की सहायता से या पैदल यात्रा करते थे, नहीं तो नदी में नाव बना के ये लोग यात्रा करते थे। ठीक है, या पुराने टाइम में अगर कुछ नहीं है तो केले का जो मिलता है ना, पेड़ का जो स्तंभ होता है, उस पर भी ये लोग इधर से उधर जा सकते थे, उस तरह के लोग बनाते थे। उस समय भी ये लोग जोखिम भरा होता था इन लोग का यात्रा। तो ये लोग क्यों जाएंगे भाई एक जगह से दूसरी जगह, तो इन लोग क्या है कभी कभी काम का तलाश में, जो कि आज भी लोग काम के तलाश में एक दूसरी जगह जाते हैं, पहले भी लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब प्राकृतिक कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया उसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, कि एक जगह पे सब कुछ नष्ट हो गया तो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। सेना लोग क्या है एक जगह दूसरी जगह क्यों जाएंगे, ये नया जगह को जीतने के लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त व्यापारी जो होता है, व्यापारी जो बिजनेसमैन होते थे वो लोग काफिला में जाते थे। काफिला बोले तो क्या है कि एक ग्रुप बना के झुंड में जाते थे, उसमें वो लोग कीमती सामान भी अपना लेके जाते थे। ठीक है, काफिले में उन लोगों का जो मालवाहक पशु जो होते थे, जो सामान ढोते थे, गधे हो गए, घोड़े हो गए, इन सब के सहायता से लोग सामान ढोते थे। और इन लोग जहाज में भी, कभी कभी जहाज में भी मूल्यवान वस्तु को लेकर एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे। ठीक है, जो धार्मिक गुरु है, जो लोग हैं वो लोग क्या है शिक्षा और सलाह देने के लिए, साधु महात्मा लोग को तो पता ही आपको, वो लोग अपना ज्ञान बांटते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो उन सब चीज़ों को ज्ञान और सलाह बांटने के लिए वो लोग क्या एक दूसरे से एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है, कुछ लोग क्या है नया नया चीज़ के बारे में जानने की उसको इच्छा होती थी, उत्सुकता होती थी, इसलिए वो लोग यात्रा करते थे। ठीक है, तो ये सब यात्रा करने से क्या है लोग एक दूसरे के विचारों के बारे में जाना लोग। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन दिया गया आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, सेम रीजन आज भी लोग काम के तलाश में यात्रा करते हैं, या अपने कोई रिलेटिव के यहाँ जाना हो तो यात्रा करते हैं, या किसी बिजनेस के पर्पज से भी यात्रा करते हैं, या कहीं लोगों को घूमना हो तो यात्रा करते हैं। ठीक है, देखिए एक बताया गया कि मैप में वन को देखने के लिए बोल रहा है पहाड़ पर्वत और समुंदर जो है ये उपमहाद्वीप की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। सीमा मतलब एक बॉर्डर का निर्माण करता है, उससे ही डिसाइड होता है कि इस पहाड़ के बाद वाला एरिया, इस नदी के बाद वाला एरिया, इस समुंदर के बाद वाला एरिया जो है वो इस महाद्वीप का पार्ट है। ठीक है, और ये सब सीमा को जो है जितने भी ये सब बॉर्डर है इसको पार करना आसान नहीं था। जो बड़े बड़े पर्वत हुआ करते होंगे, नदी जहाज, नदी हो गया, समुंदर हो गया, इन सबको पार करना आसान नहीं था, लेकिन जहाँ चाह वहाँ रहा, लोग जहाँ चाह लेते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो उस समय भी क्या है लोग पहाड़ पे चढ़ जाते थे या समुंदर को भी पार कर लेते थे कैसे भी जुगाड़ बना के। ठीक है, और कुछ बाहर से जो लोग आए वो वहीं बस जाते थे। जो अपना उपमहाद्वीप वाला एरिया है ना, पूरा जो मैप है ना ये उपमहाद्वीप कहलाता था। ठीक है, तो उपमहाद्वीप क्या है कि उपमहाद्वीप किसको बोलेंगे, उपमहाद्वीप बोलेंगे महाद्वीप से छोटा होगा लेकिन विशाल होगा। ठीक है,
और पहाड़ पर्वत समुंदर से क्या होगा, ये महाद्वीप से अलग होगा, इसलिए इसको उपमहाद्वीप के नाम से बोलते हैं। ठीक है। और ये दक्षिण एशिया जो वाला पार्ट है ना, जिसमें अभी अभी जो प्रेजेंट वाला इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है, ये सब दक्षिण भारत वाला एरिया कहलाता था। ठीक है। और क्या है, ईरान, चाइना, म्यांमार आदि सब पड़ोसी देश को मिला देंगे तो ये सब एक महाद्वीप के रूप में जाना जाता था उस समय। ठीक है। तो लोगों का क्या है ना, यात्रा करने से क्या है, ये लोग एक फायदा ये हुआ लोगों के आवागमन से, एक ये फायदा हुआ हमारी संस्कृति और परंपरा को समृद्धि मिली। ठीक है। कई सौ साल जो पहले क्या है, लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने का जो नया नया तरीका जो होता था ना, वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे और लोग अपनाते भी थे। ठीक है। ये तो हो गया यात्रा करने के बारे में। अब बताते हैं देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। तो हमारे देश का जो नाम है, पहले भी लोग इसको क्या है ना, इंडिया और अभी क्या है, इंडिया और भारत के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है। जो इंडिया वर्ड है ना, इंडिया वर्ड इंडस से निकला है। इंडस का जो संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। ठीक है। संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, सिंधु नदी के नाम पे इंडिया को इंडस बोला जाता है। ठीक है। और 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था, उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यूनान और ईरान वाला एरिया है ना, वो लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदोस या इंदोस बोलते थे। ठीक है। और इस नदी के पूर्व वाले एरिया जो भी है ना, मैप में देखिए, इस नदी के सिंधु नदी ये हो गया। ठीक है। इस नदी के पूर्व वाला ये जो एरिया है, ठीक है, ये सिंधु नदी ये हुआ, ये पूर्व जो एरिया हो गया ऐसा, इसको क्या बोलते थे वो लोग, इंडिया बोला करते थे। ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि उस समय क्या है, लोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक ग्रुप जो है ना, उसको भारत बोलते थे वो लोग। ठीक है। भारत जो है, उन लोग एक ग्रुप हुआ करता था उधर, उसको उत्तर पश्चिम में होता था वो। ठीक है। उसको वो लोग भारत बोलते थे। ठीक है। और इसका जो उल्लेख कहाँ मिलता है, हमारा जो ऋग्वेद होता था ना, पहले जो 4 वेद है हमारे, उसमें सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। लगभग 3500 साल पहले की ये बुक है। ठीक है। ये तो पता चल गया आपको इंडिया और भारत के बारे में। ठीक है। तो समूह, एक चीज़ और मैं आपको बोलना भूल गया कि समूह को तो बोलते ही थे भारत, बाद में इसके लिए इसका जो है नाम जो है, भारत जो वर्ड है, उसको पूरे प्रदेश के लिए डिनोट करने लगा लोग। ठीक है। अब यहाँ बताते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्स होते हैं। ठीक है। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए एक तरीका है कि जो हाथ से लिखा गया पुस्तक था, जिसको कि पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक है। वो तार पत्रों में लिखा गया होता था। ठीक है। तार पत्र या हिमालय वाले जो एरिया है ना, वहाँ पे भुर्ज का एक पेड़ मिलता था। पेड़ का जो छाल होता है ना, छाल से एक भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस भोजपत्र में लिखते थे लोग। ठीक है। और उस पत्ते को एक वन बाय वन करके एक बांध देते थे उसको। ठीक है। बांध के एक पुस्तक बना लेते थे, उसी को पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक है। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या है कि मेन्यू का मतलब क्या हो जाता है, मेन्यू का मतलब होता है हाथ। ठीक है। ये देखिए, एक पांडुलिपि का आपको उदाहरण दिया गया है। ये पांडुलिपि हजारों साल पहले का बना हुआ है। ठीक है। तारपत्र पे लिखा गया है। ठीक है। तो बोला गया है कि 1000 साल पहले भी पांडुलिपि लिखा गया है। तो इसमें क्या, अभी तक तो प्रिजर्व रखना इसको मुश्किल था, क्योंकि उस समय रख रखाव के उतने साधन नहीं थे। बहुत सारे पांडुलिपि को क्या है, कीड़ा खा गया, कोई पानी से नष्ट हो गया, कोई फट चिट गए, कोई इस तरह बहुत सारे नष्ट हो गए। लेकिन फिर भी क्या है, आज के डेट में भी बहुत सारा पांडुलिपि क्या है अपने यहाँ रखा हुआ है। ये सब आपको पांडुलिपि कहाँ मिलेगा, पांडुलिपि आपको मंदिर में मिलेगा, या बौद्ध विहारों के पास आपको ये पांडुलिपि आज की डेट में भी मिलेगा। ठीक है। तो इस पांडुलिपि में क्या होता था, क्या लिखा होता था, इस पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता लिखा होता था, जो धर्म के बारे में जो लोग मानते थे, व्यवहार के बारे में, लोगों का व्यवहार कैसा था, रहन सहन कैसा था, उसके बारे में लिखा गया है। राजाओं को जीवन के बारे में लिखा गया है, औषधि के बारे में लिखा गया है, और विज्ञान के बारे में लिखा गया है। और इसके अलावा क्या है, हमारे जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य महाभारत रामायण हो गया, ठीक है, कविताएं हो गया, नाटक हो गया,
इन सब भी पांडुलिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे जो पांडुलिपि के लिखे हैं ना, वो बहुत संस्कृत में कुछ लिखे गए हैं, कुछ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, कुछ तमिल भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और उस समय जो है प्राकृत भाषा जो है ना, कॉमन लैंग्वेज जो आम लोग उसको यूज करते थे, ठीक है, कॉमन मैन, ठीक है। ये तो हो गई प्राकृत भाषा। ये पांडुलिपि के बारे में आप लोग को समझ में आ गई होगी। और अभी पढ़ते हैं हम लोग अभिलेख के बारे में क्या है, ठीक है। अभिलेख किसको बोलता है? अभिलेख बोलते हैं ना, जो हम लोग कोई भी कठोर जगह पे खुदाई करके कुछ भी लिखते हैं ना, उसको अभिलेख बोलते हैं। तो पहले के टाइम में लोग पत्थर पे खुदाई करवाते थे, या जो मेटल पे है ना वहाँ पे भी खुदाई करा के, धातु जो होता है उस पर खुदाई करा के कुछ भी चीज़ लिखाते थे, या कठोर सतह जो होता था उस पर लिखाते थे कुछ। तो राजा महाराजा लोग क्या है ना, कभी 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 क्या है ना, अपने आदेश का भी वो लोग लिखवाते थे, ऐसे अभिलेख लिखवाते थे, ताकि लोग उसको क्या है ना पढ़ सके, देख सके और उसका पालन कर सके, ठीक है। इस तरह बहुत सारा अभिलेख मिलता है, जिसमें राजा रानी का या स्त्री पुरुष के बारे में, उसके काम के बारे में लिखा गया है कि वो लोग क्या करते थे, कैसे किए, नहीं किए, कुछ अच्छा काम किए उसका वो लोग लिखवाते थे, ठीक है। और जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि राजा लोग पहले लड़ाई करते थे, उसमें जो जीतते थे ना, जीतने के बाद वो लोग अपना खुदाई करके एक मेमोरेंडम के रूप में उसको रखते थे कि बाद में या उसके पूर्वज जो होगा वो सब देखेंगे। बहुत दिन तक ये प्रिजर्व रहता है, इसलिए इसको इसमें लिखते थे वो लोग, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे दिया, ये जो आपका यहाँ पे दिखाया गया है अभिलेख, ये अभिलेख क्या है, 2250 साल पहले का है ये अभिलेख, ठीक है। ये वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से लिया गया है, ठीक है। ये राजा अशोक द्वारा एक अभिलेख खुदवाया गया था, इसमें कुछ मतलब आदेश था जनता के लिए, तो उसके बारे में ये दिखाया गया है, ठीक है। तो एक तो हो गया हम लोग को कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है, पांडुलिपि हो गया, एक अभिलेख हो गया, ठीक है। आगे दिया गया है पुरातत्वविद के बारे में, ठीक है। पुरातत्वविद किसको बोलते हैं? आर्कियोलॉजी को बोलते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? पुरातत्वविद वो क्या है ना, अतीत में या पास्ट में बना गया जो वस्तु होता है ना, या उसमें प्रयोग में लाए जाने वाले वस्तु के बारे में वो लोग अध्ययन करता है, ठीक है। वही लोग क्या होता है ना, कोई भी इमारत हो गया, उसका अवशेष मिल गया, ईंट पत्थर हो गया, ठीक है, उसका अवशेष जो भी मिला उसका वो लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। वे लोग क्या है, औजार हो गया, बर्तन हो गया, हथियार हो गया, आभूषण हो गया, सिक्का हो गया, वो लोग उन सब चीज़ को पाने के लिए क्या है ना, छानबीन करते रहते हैं, खुदाई भी करते रहते हैं, ठीक है। इनमें से कई वस्तु जो है पत्थर का बना होता है, पक्की मिट्टी का बना मिलेगा, कुछ धातु का मिलेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए मिलेगा कि ये सब चीज़ें नष्ट नहीं होती, इसलिए अभी तक हम लोग को मिल पा रहा है। ये देखिए, एक ये मिला है, ये 4700 वर्ष पुराना ये पात्र है, जिसका लोग उसमें यूज करते थे। ये देखिए, ये सिक्का है चांदी का, एक रेक्टेंगुलर शेप में बना गया है, ये 2500 साल पहले का है, ठीक है। ये आज के सिक्के से कितना अलग है देखिए, ठीक है। इस पर बहुत सारे चित्र का खुदाई किया रहता था, ये बनाया रहता था। देखिए सूरज बना हुआ है, एक कुछ पशु पक्षी का चित्र बनाया गया है, ठीक है। ये तो हो गया आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट और क्या करते हैं, वो जानवर हो गया, चिड़िया हो गया और मछली का हड्डी भी ढूंढते हैं कि पुराना वाला कौन सा मिले। उससे क्या पता चलेगा? उससे यह पता चलेगा लोग अतीत में क्या खाते थे, ठीक है। और उस समय क्या है, वनस्पति जो होता है, पेड़ पौधे का अवशेष तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो तो सड़ गल जाएंगे। लेकिन जो है अनाज का जो दाना हो गया या लकड़ी का टुकड़ा जो जल जाता है ना, जलने के बाद वो सब और नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो सब रह जाते हैं, बचे रह जाते हैं, उसको भी पुरातत्वविद वाले क्या है ना, इकट्ठा करके उसको भी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग पांडुलिपि के बारे में पढ़ लिए, अभिलेख के बारे में पढ़ लिए, पुरातत्व के बारे में जान लिए, ठीक है। अब इतिहासकार क्या करते हैं? इतिहासकार एक वर्ड आया है, इतिहासकार। इतिहासकार इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं ना, स्रोत बोलते हैं, ठीक है। कि जहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है उसको स्रोत बोलते हैं, कि कुछ चीज़ मिला तो इस स्रोत से ये जानकारी मिली कि ये लोग ऐसे होंगे, पुराने टाइम में ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे खा पी रहे होंगे, ऐसे रह रहे होंगे, ऐसे बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार किसको बोलते हैं? इतिहासकार उसको बोलते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है, ठीक है। अतीत का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है। और इतिहासकार क्या है ना, उन लोगों को भी बहुत रोचक लगता होगा, कोई भी चीज़ नया मिला तो क्या चीज़ है ये, कैसे है, नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में उन लोगों को भी जानने में इंटरेस्ट रहता है, ठीक है।
और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इतिहासकार होते हैं ना, पुरातत्वविद होते हैं, ये लोग पूरा जासूस की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये लोग सुराग के रूप में चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, और स्रोत जो मिलता है ना, तो सुराग के रूप में प्रयोग करते हैं, अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए अतीत जो वर्ड यूज किया गया है, ये बताया गया है कि एक के लिए यूज किया गया है, अनेक के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या अतीत शब्द का जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया क्या कि, क्योंकि यहाँ तो ये नहीं बताया गया है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये तो अलग अलग लोगों के लिए यूज किया गया है, कोई पशुपालक के लिए यूज किया गया है, ठीक है, कोई राजाओं के लिए यूज किया गया है, कृषक के लिए यूज किया गया है, मतलब कि शिल्पकार जो हो गया, व्यापारी हो गया, ठीक है, उन लोगों के लिए भी यूज किया गया, ठीक है। तो लोग क्या है ना, अलग अलग रीति रिवाज व्यवहार का उस समय भी पालन करते थे अलग अलग एरिया में, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में भी अंडमान निकोबार में बहुत सारे लोग जो है मछली पकड़ के शिकार करके फल फूल खा के उसका संग्रह करते हैं, वैसे जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत लोग क्या है ना, आज खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य लोगों पर, जैसे शहर के लोग जो हैं खाद्य आपूर्ति के लिए क्या है अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इस तरह उस समय भी भेदभाव थे, ठीक है, जगह जगह पे डिफरेंस हुआ करते थे, ठीक है। और क्या है ना, एक चीज़ बताया गया है कि वहाँ शासक जो है पहले तो अपना लेखा जोखा रखता था, वो लोग खुदाई कर लिए, चाहे वो लोग बुक लिखवा लिए, ठीक है। इस तरह लोग अपना खुदाई उदाई करके लिखवाते थे, तो उन लोग के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। पर क्या आम लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती थी, उनके बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है पुरातत्वविद के विद से, ठीक है। और देखिए ये बताया गया तिथि के बारे में। तिथि का मतलब क्या होता है, तिथि का मतलब बताते हैं। तिथि होता है, एक ईस्वी होता है, एक ईस्वी पूर्व होता है, ठीक है। ईस्वी क्या होता है, इन सब को कहाँ से माना जाता है, ईसा मसीह जानते हैं ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले टाइम को जो है ईस्वी बोला जाता है, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले टाइम को ईस्वी पूर्व बोला जाता है, ठीक है। और ईस्वी को इंग्लिश में एडी बोलते हैं, ईस्वी पूर्व को बीसी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा, बीसी मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब हो गया एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद, ठीक है। इस तरह ईस्वी को मतलब एडी के जगह कहीं कहीं सी का और बीसी के जगह बीसी का उपयोग करते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन एरा जो प्रेजेंट में है, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश लोग कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी ईस्वी पूर्व को बिफोर प्रेजेंट भी लोग बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बताया गया है कि अज्ञात लिपि को लोग विद्वान लोग कैसे जानते थे, ठीक है। तो जानने का तरीका है कि एक स्टोरी बताया गया है, मतलब उत्तरी अफ्रीका के मिस्र के बारे में, कि वहाँ पे एक हम लोग को क्या मिला था, पत्थर मिला था। तो उसमें एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं में या लिपियों में लिखा गया है। तो उसमें क्या है, कुछ यूनानी विद्वान उसको पढ़ सकता था, ठीक है। पढ़ने के बाद उसको राजा रानी का जो नाम एक छोटे फ्रेम में लिखा था, उसको कारतूस बोलता था, ठीक है। इस तरह क्या है ना, फिर वो लोग संकेत को मैच करके उस जो अज्ञात लिपि है उसको वो लोग पढ़ते थे, ठीक है, पढ़े थे, ठीक है। ये रहा इस चैप्टर का, इतना सब कुछ है जो कि होप्स हो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन इसका ये है, नर्मदा घाटी में क्या मिला था, वहाँ पे लोग आखेटक और संग्राहक थे। मगध क्या पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ पे क्या मिली थी, आरंभिक कृषि हुई थी। सिंधु नदी और सहायक नदी पे क्या हुआ था, प्रथम नगर बसा था। गंगा नदी पे 2500 साल पहले बसा था सब कुछ, ठीक है, नगर। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो बता दिया हूँ। ये सब जो वर्ड आपको तो पता चल गया, यात्रा क्या है, पांडुलिपि क्या है, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, सब के बारे में आपको मालूम चल गया। होप सो कि आप समझ में आ गया होगा। तो एक स्लाइड में आप लोग के लिए और ऐड किया हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये लिख दिया है कि आपको बार बार वीडियो पूरी सुननी नहीं पड़ेगी। 1-2 बार अगर सुन लेंगे, जिसको आप रिकॉल कर लेंगे, इस नोट्स को देख लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा सब चीज़। तो होप सो कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।